गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान का पार्ट नंबर 3 नाज़ीवाद और हिटलर का उद्यम के बारे में पढ़ेंगे। नाज़ीवाद क्या था? नाज़ीवाद हिटलर की ही विचारधारा थी। यह विचारधारा सरकार और आम जनों के बीच एक नए रिश्ते के पक्ष में थे। इनके अनुसार सरकार की जो भी योजना थी वो पहल में हो, परंतु जो योजना थी वो जनता समाज की भागीदारी से चले। और उसके बाद में हिटलर के उद्यम के बारे में इस लेसन में भी पढ़ेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। नाज़ीवाद और हिटलर का उद्यम 1945 के बसंत में हेमलेट नामक 11 वर्षीय जर्मन लड़का बिस्तर में लेटे लेटे सोच रहा था। तभी उसे अपने माता पिता की दबी सी आवाज़ सुनाई दी। लड़का कान लगाकर उनकी बातचीत सुनने की कोशिश करता है। वो किसी गंभीर मुद्दे पर बातचीत या बहस कर रहे थे। हेमलेट के पिता एक जाने माने डॉक्टर थे। उस वक्त उन्होंने अपनी पत्नी से इस बारे में बात कर रहे थे, क्या उन्हें पूरे परिवार को ख़त्म कर देना चाहिए या अकेले ही आत्महत्या कर लेनी चाहिए। उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहा था। वे घबराहट भरे शोर में कह रहे थे, अब मित्र राष्ट्र भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा हमने अपाहिजों और यहूदियों के साथ किया था। अगले दिन वे हेलमुट को लेकर बाग में घूमने गए। यह आखिरी मौका था जब लड़का अपने पिता के साथ बाग में गया। दोनों ने बच्चों के पुराने गीत गाए और खूब सारा वक्त खेलते कूदते बिताया। कुछ समय बाद लड़के के पिता ने खुद के दफ्तर में गोली मार ली। लड़के की यादों में वह क्षण अभी भी जिंदा है जब उसके पिता के खून में सनी वर्दी को घर के अलाव में ही जला दिया गया। लड़के ने जो कुछ सुना और कुछ जो हुआ, उसके दिलो दिमाग पर इतना गहरा सदमा पहुंचा कि अगले 9 साल तक वह एक कौर भी नहीं खाया। उसे यही डर सताता रहा, कहीं उसे उसकी माँ जहर न दे सके। लड़के को समझ नहीं आया कि क्या घट रहा है या क्या हकीकत है। उसके पिता नाज़ी थे। वे एडोल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे। आप में से कई बच्चे नाज़ियों और हिटलर के बारे में जानते होंगे। आपको पता भी होगा कि हिटलर जर्मनी को सबसे ताकतवर देश बनाने का कटिबद्ध था और वह पूरे यूरोप को जीतना चाहता था। आपने और भी सुना होगा कि उसने यहूदियों को मरवाया था। लेकिन नाज़ीवाद सिर्फ इन इक्की दुक्की घटनाओं का नाम नहीं है। यह दुनिया और राजनीति के बारे में एक संपूर्ण व्यवस्था, विचारों की पूरी संरचना है। इसको समझने के लिए हम नाज़ीवाद का मतलब क्या था, इसके सिलसिले में सबसे पहले हम देखेंगे हम बच्चे के पिता ने आत्महत्या क्यों की, वे किस चीज़ से डरे हुए थे। तो आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि एडोल्फ हिटलर कौन था और वो क्या करना चाहता था। उस आदमी ने अपने आप को गोली क्यों मार ली। बच्चा 9 साल तक कुछ खाता नहीं है, उसे डर सताता है कि उसकी माँ कहीं जहर ना दे दे। हिटलर दुनिया का सबसे क्रूर और तानाशाह शासक था जो केवल जर्मनी को सबसे ताकतवर बनाने का सोच रहा था। और उसकी सोच यह थी कि वो यहूदियों से सबसे ज़्यादा सख्त नफरत करता था और यूरोप और जर्मनी में जो भी बुराई होती थी उसके लिए वह उन्हें दोषी मानता था। नाज़ियों ने केंद्र में अपनी सरकार बनाने ते ही जर्मन में हिटलर की तानाशाही स्थापित की और यहूदियों के जर्मनी में दिन भर गए। दूसरे विश्व युद्ध में यहूदियों के कत्ल आम के पीछे जो भी था वो नाज़ियों का हाथ था। इसके डर से ही लड़के के पिता ने आत्महत्या की थी। वो नाज़ी समर्थक था, हिटलर का भी कट्टर समर्थक था। आगे देखते हैं इसके बारे में और चर्चा करते हैं। आइए चले। जर्मनी 1945 मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के
समर्पण कर दिया। मित्र राष्ट्र बराबर में दिया गया है क्या था? मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व शुरू में ब्रिटेन और फ्रांस के हाथों में था। आरंभ में जो नेतृत्व किया था वो ब्रिटेन और फ्रांस ने किया था। 1941 में सोवियत संघ और अमेरिका भी इस गठबंधन में शामिल हो गए। उन्होंने धुरी शक्तियों यानी जर्मनी, इटली और जापान का मिलकर सामना किया। हिटलर को अंदाज़ा हो चुका था कि उसकी लड़ाई का क्या अंजाम होने वाला, इसलिए हिटलर और उसके प्रचार मंत्री गोयबल्स ने बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही आत्महत्या कर ली थी। युद्ध खत्म होने के बाद न्यूरम्बर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत बनाई गई। इस अदालत में शांति के लिए विरुद्ध अपराधों, मानवताओं के खिलाफ किए गए अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए नाज़ियों पर मुकदमा चलाया जिम्मा सौंपा गया। इस युद्ध के दौरान जर्मनी के व्यवहार, खास तौर से इंसानियत के खिलाफ किए गए अपराधों की वजह से कई गंभीर सवाल खड़े हुए और उन्हें उसके कर्तव्यों, उसके कर्मों की दुनिया भर में निंदा की गई। 1945 से पहले क्या क्या किया गया वो सब कुछ अदालत में कहा गया। 1945 में जर्मनी की दूसरे विश्व युद्ध में हार हो गई थी और इस युद्ध के बाद एक अदालत बनाई गई जहां पर जर्मनी में लोगों के खिलाफ, जो इंसानियत के खिलाफ अपराधों की वजह से कई सवाल खड़े हुए, उनके बारे में चर्चा की गई। और वो क्या थे? दूसरे विश्व युद्ध के साय में जर्मनी ने जनसंहार शुरू किया, जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा। मैंने नस्ल के बारे में, नस्ल का मतलब होता है किसी खास समुदाय के बारे में। समुदाय मैंने आपको पहले ही बता दिया है। यहूदियों को मारा गया था। इस युद्ध में मारे गए 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे। साथ ही मानसिक व शारीरिक रूप से अपंग भी घोषित किए गए। 70,000 जर्मन सैनिक भी मार डाले गए। इनके अलावा न जाने कितने राजनीतिक विरोधियों को भी मौत की नींद सुला दिया गया। इतनी बड़ी तादाद में मारने के लोगों के लिए ऑसिविट्स जैसे कत्ल खाने बनाए गए, जहां जहरीली गैस से हजारों लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया जाता था। न्यूरम्बर्ग अदालत ने केवल 11 मुख्य नाज़ियों को मौत की सज़ा दी। बाकियों को, अपराधियों में से बहुत को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। सज़ा तो मिली, लेकिन नाज़ियों को जो सज़ा दी गई वह उनकी पराजित जर्मनी और उनकी बर्बरता और उनके जुल्मों के मुकाबले बहुत छोटी थी। असल में मित्र राष्ट्र पराजित जर्मनी पर इस बार वैसा कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे जिससे पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपा गया था। बहुत सारे लोगों का मानना था कि पहले विश्व युद्ध के आखिर में जर्मनी के लोगों के किस तरह अनुभव गुजरे, उसने नाज़ी जर्मनी के युद्ध उद्यम में योगदान दिया। यह क्या अनुभव था? वाइमर गणराज्य का जन्म 20वीं सदी के शुरुआत के सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। उसने ऑस्ट्रिया साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों के खिलाफ पहला युद्ध लड़ा। दुनिया की सभी शक्तियां यह सोचकर युद्ध में कूद पड़ी कि उन्हें जल्दी बड़ी विजय मिल जाएगी। सभी को किसी न किसी फायदे की उम्मीद थी। उनका अंदाज़ा नहीं था कि यह युद्ध इतना लंबा चला जाएगा कि पूरा यूरोप को आर्थिक दृष्टि से निचोड़ कर रख दिएगा। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में सफलता हासिल की, लेकिन 1917 में जब अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया तो इस खेमे को काफ़ी ताकत मिली और आखिरकार 1918 में केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय और घटना के पदत्याग ने वहां की संसदीय पार्टी को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक बार नए सांचे में ढलने का अच्छा मौका दिया। इस सिलसिले में वाइमर में एक गणराज्य की राष्ट्र की सभा की बैठक बुलाई गई और संघीय आधार पर लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। नई व्यवस्था में जर्मन संसद राइक्सटाग के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया गया। प्रतिनिधि के निर्वाचन के लिए औरतों सहित सभी वयस्क नागरिकों को मताधिकार का अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन यह गणराज्य
खुद जर्मनी के बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था। इसका पहला कारण था कि पहले विश्व युद्ध में जर्मनी के फ्रांस हार के बाद विजय देशों ने उस पर कठोर शर्तें थोप दी। मित्र राष्ट्रों ने वर्साई में हुई शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए अपमानजनक थी। इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे औपनिवेश तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लौह भंडार और 26% कोयला भंडार को फ्रांस, पोलैंड और डेनमार्क, लुथियाना के हवाले करने पड़े। जर्मनी की रही सही ताकत को ख़त्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना को भंग कर दी गई युद्ध आरोप अपराध बोध के तहत का युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए जिम्मेदार जर्मनी को ठहराया गया। उसकी एवज में उसे पर 6 अरब का पौंड का जुर्माना लगाया गया। खनिज संसाधनों वाले राइनलैंड पर 20 के दशक में ज़्यादातर मित्र राष्ट्रों का कब्जा रहा। बहुत सारे जर्मनियों ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साई में हुए इस अपमान के लिए वाइमर गणराज्य को दोषी ठहराया। युद्ध का असर। इस युद्ध ने पूरे महाद्वीप को आर्थिक और मनोवैज्ञानिक दोनों स्तर पर हिला कर रख दिया। जो कल तक कर्जा देने वाला महाद्वीप कहलाता था यूरोप, वो युद्ध खत्म होते होते खुद कर्जदार हो गया। आलम यह था कि पुराने साम्राज्य द्वारा अपराधों का हर्जाना नए वाइमर से वसूल रहे थे। गणराज्य को युद्ध में हार के अपराध पर राष्ट्रीय अपमान का बोझ तो ढोना ही पड़ा। हर्जाना चुकाने के आर्थिक स्तर पर भी अपंग हो चुका वाइमर गणराज्य को हिमायतियों में मुख्य रूप से समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेटिक खेमे के लोग रूढ़ावादी आड़ में तरह तरह के हमलों का निशाना बनाए जाने लगे। नवंबर के अपराधी कहकर उनका मजाक उड़ाया जाने लगा। पहले महायुद्ध ने यूरोप और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी छाप बहुत गहरी छोड़ दी थी। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। सिपाहियों इन खंदड़ों में बड़ी दयनीय जिंदगी जी रहे थे। वे लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते, जहरीली गैस, दुश्मनों का गोलाबारी और बहादुरी से सामना करते हुए अपने साथियों को मरते हुए देखा था। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान की चाह में सारी चीज़ें गौण हो गई। जबकि हाल में सत्ता में आए रूढ़िवादी तानाशाही व्यापक जन समर्थन मिलने लगा। उस वक्त नया लोकतंत्र नया और बहुत नाजुक विचारों वाला था। राजनीतिक रेडिकल आमूल और आर्थिक संगठन। जिस समय गणराज्य की स्थापना हुई उस समय फ्रांस रूस में क्रांति हुई की तर्ज पर जर्मनी में भी स्पार्टकिस्ट लीग अपने क्रांतिकारी। अब तक आपने इस लेसन में पढ़ा युद्ध का वाइमर गणराज्य की स्थापना कैसे हुई, पहले युद्ध में हार के बाद जर्मनी के साथ क्या क्या हानि हुई, उसको युद्ध की हार के कारण क्या क्या का खोना पड़ा, और जो आरंभ किया था वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद हार के दौरान था, जहाँ पर हिटलर के वफादार ने खुद को गोली मार ली थी। आगे इस लेसन में हम और बहुत कुछ पढ़ेंगे, हिटलर के बारे में पढ़ेंगे। तब तक और उसके आगे की चर्चा अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद।